हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान जो है शुरू हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान जो है शुरू हुआ था। अब है द ट्रीटी ऑफ सुगौली टुक प्लेस इन द ईयर, यानी कि सिगौली की संधि जो है किस वर्ष हुई थी। सिगौली की संधि जो है किस वर्ष हुई थी, तो ये जो हुई थी वो 1816 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सिगौली की संधि जो है वर्ष 1816 ईस्वी में हुई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वार, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी हेक्टर मुनरो के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में जो है एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही है। अब है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है दोस्तों वो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब है सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर थे। सर थॉमस मुनरो जो है किस वर्ष मद्रास के गवर्नर थे, तो ये हो जाएगा 1820 से 27, यानी कि 1820 से 27 के बीच में जो है सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। 1820 से लेकर के 1827 के बीच में जो है सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। अब है कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि कथित कुशासन के आधार पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। अब है बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा है। बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब है निम्नलिखित में से कौन जो है ठगों के दमन से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन जो है ठगों के दमन से संबंधित था, तो ये हो जाएगा दोस्तों कैपिटन सिलीमैन। ये हो जाएगा कैपिटन सिलीमैन, यानी कि ठगों के दमन से जो संबंधित था वो कैपिटन सिलीमैन था। यानी कि ठगों के दमन से जो संबंधित था वो कैपिटन सिलीमैन था। अब है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। सती प्रथा को जो है किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये जो है समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अब है विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था। विलियम बेंटिक द्वारा जो है सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था,
तो ये हो जाएगा दोस्तों 1829 AD। 1829 ईस्वी में जो है 1829 ईस्वी में जो है विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। 1829 ईस्वी में जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अब है आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली योजना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आदिवासियों के विकास के लिए जो है हिल असेंबली योजना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। इसका आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। यानी कि आदिवासियों के विकास के लिए जो है हिल असेंबली योजना जो है क्लीवलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। आदिवासियों के विकास के लिए जो है हिल असेंबली योजना जो है दोस्तों क्लीवलैंड के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। अब है बंगाल से दासों के निर्यात पर किस वर्ष जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था? द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर? बंगाल से दासों के निर्यात पर जो है किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1789। यानी कि बंगाल से दासों के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था वर्ष 1789 में। अब है अवध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है स्थापित किया गया था। अब है जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये जो नाम है लॉर्ड डलहौजी का है। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जो है जेम्स एंड्रयू रामसे था। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जो है जेम्स एंड्रयू रामसे था। अब है अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में किस वर्ष मिला लिया गया था? अवध को जो है ब्रिटिश प्रभुत्व में किस वर्ष मिला लिया गया था? तो ये हो जाएगा 1856। यानी कि वर्ष 1856 ईस्वी में जो है अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में मिला लिया गया था। वर्ष 1856 में जो है अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में मिला लिया गया था। वर्ष 1856 में जो है अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में मिला लिया गया था। अब है निम्नलिखित लिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? ये हो जाएगा 1856 मर्जर ऑफ अवध। 1856 में मगध का अवध का मर्जर हुआ था। 1856 में अवध का मर्जर हुआ था। ये जो है सही है। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था? निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था? तो ये हो जाएगा अवध। ये हो जाएगा अवध। यानी कि अवध राज्य के शासक को जो है कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था। अवध राज्य के शासक को जो है अवध राज्य के शासक को जो है कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? निम्नलिखित में से कौन जो है लॉर्ड डलहौजी की चूक के सिद्धांत की नीति का पहला शिकार था? यानी लॉर्ड डलहौजी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाया था उसके द्वारा जो है सबसे पहले कौन सा राज्य जो है उसके तहत हड़पा गया था? तो ये हो जाएगा सतारा। यानी कि लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत की नीति का पहला शिकार जो है सतारा था। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति का पहला शिकार जो है सतारा था। अब है अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके काल में पूरी हुई? अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध पर विजय किसके शासनकाल में पूरी हुई? तो ये हो जाएगा लॉर्ड एलन बैरो। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध पर विजय जो है लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में पूरी हुई। अंग्रेजों द्वारा जो है सिंध पर विजय जो है दोस्तों लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में पूरी हुई। अब है सिंध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा कर लिया? सिंध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा कर लिया? तो सिंध पर अंग्रेज जो है 1843 ईस्वी में जो है कब्जा कर लिया। सिंध पर अंग्रेज जो है वर्ष 1843 ईस्वी में जो है कब्जा कर लिया।
अब है बघाट रियासत को अंग्रेज़ों ने कब मिला लिया? बघाट रियासत को अंग्रेज़ों ने कब मिला लिया? तो ये मिला लिया 1850 में। बघाट रियासत को जो है अंग्रेज़ों ने कब मिला लिया? तो 1850 में। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों असम। ये हो जाएगा असम, यानी कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है असम में शुरू किया गया है। अब है कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी जो है किस स्थान को कहते हैं? तो कोयला नगरी जो है दोस्तों वो कहते हैं धनबाद को। कोयला नगरी जो है वह कहते हैं धनबाद को। कोयला नगरी जो है वह कहते हैं धनबाद को। अब है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो ये हो जाएगा सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये दोनों सही है। सुरमा घाटी असम और लुनेज क्षेत्र गुजरात, ये दोनों सही है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसे ही जो है मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसे ही जो है मल्चिंग कहते हैं। अब है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो ये हो जाएगा तीनों, यानी खरबूजा, खीरा, तरबूज, इन तीनों का खेती जो है जायद के मौसम में किया जाता है। यानी कि खरबूजा, खीरा और तरबूज, इन तीनों का खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है। अब है भारत में शुष्क बिंदु मिलती है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। तो भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है वो मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है वह बाढ़ क्षेत्रों में मिलती है। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है दोस्तों वो बाढ़ क्षेत्रों में मिलती है। अब है जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म के आधार पर जो है मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ये हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। यानी कि जीवाश्म के आधार पर जो है मानव उत्पत्ति केंद्र जो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। जीवाश्म के आधार पर जो है मानव उत्पत्ति केंद्र जो है इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन इज रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अब है दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो इसे जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। अब है कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा संगठन जो है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वेक्षण यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण जो है दोस्तों भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है। अब है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? तो ये जो है दोस्तों दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन है? तो दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अब है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है?
नहीं, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कहाँ होती है? तो ये जो होती है अपसौर में होती है। ये जो है अपसौर में होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है अपसौर में होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है दोस्तों वो अपसौर में होती है, जिसे कि एफिलियन कहा जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जिएंट प्लानेट? तो ये हो जाएगा मंगल। मंगल जो है दोस्तों वो बृहद ग्रह नहीं है। मंगल जो है दोस्तों वह बृहद ग्रह नहीं है। अब है चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? द प्लानेट विच लुक्स सिमिलर टू द मून इज, यानी कि चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह। ये हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह, यानी कि चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो हो जाएगा बुध ग्रह। यानी कि चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो हो जाएगा बुध ग्रह। अब है द सन इज ए, सूर्य जो है एक कैसा तारा है? तो सूर्य जो है एक पीला तारा है। सूर्य जो है एक पीला तारा है। सूर्य जो है एक पीला तारा है। अब है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में जो है पल्सर क्या है? व्हाट आर पल्सर्स इन द यूनिवर्स? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर जो है घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर जो है घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर जो है घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। अब है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? विच प्लानेट इज कंसिडर्ड ट्विन प्लानेट ऑफ अर्थ ड्यू टू सिमिलरिटी एंड इन शेप एंड साइज? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। आकार और माप में समानता के कारण जो है शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आकार और माप में समानता के कारण जो है शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, यानी कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये आगे जो है 5 घंटा 30 मिनट है। यह आगे जो है 5 घंटा 30 मिनट है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? हाउ मच इज द अर्थ्स पोलर डायमीटर लेस देन इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये जो कम है वो हो जाएगा 43 किलोमीटर। ये जो कम है वो हो जाएगा 43 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। यानी कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवतीय व्यास से जो है 43 किलोमीटर कम है। अब है 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं? हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन ए ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं? तो ये हो जाएगा 179। ये हो जाएगा 179, यानी कि 1 डिग्री के अंतराल पर जो है खींचे गए ग्लोब पर जो है 179 अक्षांश हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं? तो 179 हैं। अब है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या है? जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बजे हैं, तो इसमें जो है शाम के 6 बजेंगे। ठीक है, शाम के 6 बजेंगे।
अब है यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये सेशन जो है हमारे चैनल पे रेगुलर अपलोड हो रही है, तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।